थे इसमें, आपको ए पर विभव निकालना, बी पर विभव निकालना, ये चार्ज दिया है और आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, ओ से ए डिस्टेंस ये देखो दी हुई है और ओ से बी भी डिस्टेंस दी हुई है। तो आपको फार्मूला लगाना है वी ए पर विभव बराबर 1/4πε0 क्यू, क्यू कितना है 10 × 10⁻12 अपान आर। आर की जगह आप ओ ए भी लिख सकते हैं, कोई वैध ने नहीं कहा कि आर ही बनाना है उसको। आर की जगह आपको वो डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक, चाहे ओ ए लिख दो, चाहे आर लिख दो, चाहे डी लिख दो, कुछ भी लिखो अपनी भाषा में, उसको वो डिस्टेंस होनी चाहिए कहाँ से, चार्ज से पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर निकालना है। तो इसका ओ ए का मान कितना है 0.1, ये हटाओगे यहाँ एक 0 बढ़ाओगे, 9 × 10⁻, यहाँ पर कितनी बच रही -3, देखो माइनस, चलो ये 2 0 इसमें ऐड कर लो तो ये 11 हो जाएगी, 9 2 11 और ये -1 बच रही पावर, समझ पाए कि नहीं। 100 इसमें जुड़ेगा तो पावर हो जाएगी 11 और ये 12, तो कितनी हुई 0. अब डेसिमल 1 अंक यहाँ पर है, इधर किसका लो तो ये भी पावर हटा दो तो हो जाएगा 0.9 वोल्ट। पावर डेसिमल इधर खिसकेगा तो पावर यहाँ प्लस हो जाएगी और क्या हो जाएगा, वो भी पावर माइनस की हट जाएगी। बी निकाल लो, बी पर विभव कितना होगा। आपको क्वेश्चन बताने के बाद अगर सरल लगता है तो ये भी पर्याप्त है। ये हो गया 1/4πε0 क्यू, वही है चार्ज यहीं पर रखा है 10 × 10⁻12। आर की जगह कौन सी डिस्टेंस लेंगे, ओबी। आप एग्जाम में से करेंगे तो डायरेक्ट थोड़ा वैल्यू रख देंगे, आप क्या करें पहले ओए लिखेंगे, ओबी लिखेंगे, फार्मूला लिखकर ही करिएगा। ओबी का मतलब है 0.2, हटा यहाँ पर 100 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये 50 हो गया, कितना आ जाएगा 4500 हो जाएगा, 4500 नहीं 450 और 10 की पावर कितनी माइनस, डेसिमल इधर अगर खिसका दे 3 अंक, यहाँ से यहाँ ले तो 0.45 केवल हो जाएगा, यहाँ पावर 0 हो जाएगी। जब यहाँ पर 3 अंक खिसकाओगे +3 होगी, पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो इतने वोल्ट यहाँ पर वो हो गया। अब कहा है एक उतना ही आवेश, मतलब इतने ही आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। एक कार्य तो निकालना है, हाँ ले जाने में किया गया कार्य, तो W बराबर आप क्या यहाँ पर लिख दो कि 10 × 10⁻12 कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य W = चार्ज हो गया आपका 10 × 10, ये कौन है VA - VB, कितना हो जाएगा, ये तो 10⁻11 आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 0.9 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.45, कैसे करोगे, यहाँ 90 कर दोगे तब ये सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना हो जाएगा 0.45, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 0.9 - 0.45। शिवम शर्मा कौन बड़ा है 0.9 की 0.45, तो 45 बड़ा है, तो 0.45 × 10⁻11। डेसिमल यहाँ रखा नहीं जाता है, जब आंसर लिखा जाता है तो इधर से 1 अंक बाद, तो अगर डेसिमल उधर खिसका रहे हो 4.5 करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, राइट साइड में खिसकेगा तो पावर -1 ऐड हो जाती, इतने जूल। ये आंसर हो गया। आंसर तभी गलत हो सकता है जब कहीं गुणा भाग गलत हो गया हो, अन्यथा नहीं। ये आ गया आपका आंसर, हंसना नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁻6 मीटर/सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये इधर की ओर आ रहा, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और इनका वेग दोनों का दिया हुआ है कितना 10⁻6 मीटर/सेकंड। ये भी B = 10⁻6 मीटर/सेकंड। अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर आएंगे तो आकर के चिपक जाएंगे कि नहीं, बताइए, एक दूसरे से टच हो जाएंगे या कि नहीं, क्यों नहीं टच होंगे, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है ना। तो पहले तो इनको वेलोसिटी दी गई है, ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है 10 की, ये कितना हुआ 10 लाख मीटर/सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। 10⁻6 मतलब
10 लाख मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 3 जीरो कट जाएंगे, तभी 1000 किलोमीटर पर सेकंड। आप समझ लीजिए 1000 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से ट्रेन भी नहीं चलती, हवाई जहाज भले ही चलता हो, ये कहाँ चल सकता है, सेकंड की बात है। जब इतनी हाई स्पीड इसकी वेलोसिटी दी गई है तो आएंगे तो बहुत तेजी से, और ये कब तक आएंगे, जब तक इनके बीच प्रतिकर्षण बल इनको रोक नहीं देगा। तो ये आ रहे हैं, इनके पास गतिज ऊर्जा थी K1 हाफ mv², इसके पास भी गतिज ऊर्जा थी K2 इक्वल टू हाफ mv²। अब ये फार्मूला तो हमको यहाँ कहीं नहीं मिला ना, ये कहाँ से आया, नाइन्थ से पढ़ा ना गतिज ऊर्जा। तो इसके पास गतिज ऊर्जा K1 है, इसके पास K2 है। ये भागते हुए आए और एक ऐसा बिंदु आ गया कि दोनों आकर के रुक गए। क्यों रुक गए, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो गई, 0, और इनके बीच स्थितिज ऊर्जा अप्लाई हो गई। स्थितिज ऊर्जा का मतलब इनके बीच प्रतिकर्षण बल। तो इनके बीच अब ये दूरी एक है जहां पर आकर प्रतिकर्षण बल लगने लगा। ये डिस्टेंस दे रखा है, एक दूसरे को छोड़े गए, वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितना समीप आ सकते हैं। आपको यही याद करना है कि अधिक से अधिक ये कितना समीप आ सकते हैं, ये आर निकालना है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। तो लॉजिक क्या लगेगा कि दोनों में गतिज ऊर्जा थी, ये धीरे धीरे जब पास आते जाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे ना, तो इनकी गतिज ऊर्जा घटती जाएगी और बढ़ती क्या जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। जब ये आकर रुक जाएंगे तो टोटल गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। अर्थात जब ये आर दूरी पर आकर रुक गए हैं तो इनकी कुल गतिज ऊर्जा बराबर कुल स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर आप देखें Q1 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर Q2 की बात करें तो भी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, माइनस चिन्ह लगाया जाएगा अगर जहां पर विभव और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी होगी। माना ये आर दूरी पर आकर ठहर जाएंगे, माना इलेक्ट्रॉन परस्पर आर दूरी पर आकर रुक जाएंगे या ठहर जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपका लॉजिकल है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है कि जब ये रुक जाएंगे क्योंकि कुल गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। अतः दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर ये लॉजिक आपको अपने आप सोचना होगा कि इनकी टोटल गतिज ऊर्जा कम होती गई, इसकी उसकी, और गतिज ऊर्जा समाप्त हो गई और किसमें कन्वर्ट हो गई, स्थितिज ऊर्जा में। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है, एनर्जी कभी समाप्त नहीं हो सकती, वो एक से दूसरे में केवल कन्वर्ट होती है। आप दौड़ते हुए आए, रुक गए, आपकी गतिज ऊर्जा 0 और स्थितिज ऊर्जा उतनी ही उत्पन्न हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा लिखोगे यहाँ पर K1 K2 और स्थितिज ऊर्जा U। K1 हो जाएगी हाफ mv² प्लस हाफ mv² U 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। अब ये दोनों सेम है ना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन है तो द्रव्यमान बराबर बराबर होगा, और वेग तो दिया है दोनों का बराबर बराबर है। तो जब दोनों सेम हो तो अलग अलग रखकर कैलकुलेशन करोगे वो टाइम लगेगा, इनको 10 से डबल कर दीजिए तो क्या बचेगा, केवल mv² 1/4πε0। Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, स्थितिज ऊर्जा में साइन लिया जाता है, बट दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस का पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का हमने ये रखा और माइनस का हमने ये भी रखा है, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गए, प्लस हो गए। ये आपको आर निकालना है कि कितनी दूरी पर आकर वो ठहर जाएंगे, आर कैलकुलेट करना है। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है 9 इंटू 10⁻31 kg। ये दिया होगा कहीं पर भी देख लीजिए और याद भी कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत जगह अब जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 इंटू 10⁻31 kg होता है। कहीं पर 9.1 भी लिखा होगा तो दोनों सही। यहाँ पर 9 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इससे डायरेक्ट कट जाता है, इसलिए 9 लिखते हैं, 9.1 हटा देते हैं। v² वेलोसिटी ये दी हुई है 10⁻6, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 9 इंटू, इनको सॉल्व करेंगे कितना आता है 256, 16 और 16 का गुणा करेंगे 256 आएगा। एक एक अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद लग गया। पावर यहाँ पर कितनी बचेगी ऊपर सॉल्व करने पर, -29 अपान R। अब R निकालना है तो R को हम यहाँ ले आएंगे, ये अपान में आ जाएगा। अब जगह तो कहीं बच नहीं रही है, हम यहाँ पर कर दे रहे हैं
आपका r इक्वल टू हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁹ अपॉन, देखिए जब r को यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में, तो 9 इंटू 10⁻31, 9 इंटू 10⁻⁻31 हो जाएगी, और ये 10⁻2 है ना तो 12 हो जाएगी ना, यहाँ पर हो जाएगी 10⁻+12, 9 से 9 कैंसिल, r इक्वल टू 2.56 इंटू 10⁻, नीचे कितनी बचेगी 31 से 12 आप निकालेंगे, हमको नहीं आता, जाने कितना होता है, कितना बचेगा, कितनी बचेगी माइनस की 19 बचेगी, अभी ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, +19, तो कितना आ जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻10 इतने मीटर पर आकर के ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। आंसर भी आपका ये आ रहा होगा 2.56 10⁻⁻10 इतने मीटर पर आकर ये रुक जाएंगे। समझ पाए? फिगर पहले वाला बना लेना, यहाँ पर लिख लेना K1 इक्वल टू हाफ mv², यहाँ भी K1 इक्वल टू हाफ mv²। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, देखो कैलकुलेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दो प्रोटॉन हैं, अभी दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों प्रोटॉन है अर्थात दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है r वो है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर है, आप एज्यूम करिए कि कितनी छोटी डिस्टेंस है, ये बहुत ही कम डिस्टेंस है प्रोटॉनों के बीच। जब इतनी कम डिस्टेंस पे दोनों रखे जाएंगे तो दोनों पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। आप यहाँ पर लिख लीजिए Q1, ये हो गया प्रोटॉन का चार्ज, मीन्स पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कूलम में, और Q2 ये भी प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इतनी कम डिस्टेंस पर रखे जाएंगे तो इनके बीच एक ऊर्जा होगी, कौन सी ऊर्जा रखे हैं, स्थितिज ऊर्जा। कोई भी दो चार्ज जब बहुत ही कम दूरी पर लाकर रखे जाते हैं, उनके बीच रिपल्सन फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी वो रखे हुए हैं, इसका मतलब है उनको संपीड़ित किया जा रहा है, कहीं से दबा कर रखा जा रहा है। तो दो प्रोटॉन इतनी कम दूरी पर तभी रह सकते हैं जब उनके बीच कोई न कोई ऊर्जा होगी, और वो कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, नाभिक के अंदर कैसे रह लेते हैं प्रोटॉन? नाभिक तो बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर की त्रिज्या होती है, तो इतनी त्रिज्या में बहुत सारे प्रोटॉन रह लेते हैं। वहां रिपल्सन फोर्स नहीं लगता क्या, वहां ये भागना नहीं चाहते हैं क्या, वहां पर भी ये भागना चाहते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। यहाँ तो थोड़ी सी ऊर्जा है क्योंकि दो ही प्रोटॉन ले रहे हैं, वहां बहुत ऊर्जा होती है जिसको आप नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, जिसका जो है यूज होता है परमाणु बम और नाभिकीय संलयन के खंडन में यूज होता है। तो एक परमाणु में बहुत एनर्जी होती है, और वो एनर्जी किसके कारण होती है, ये प्रोटॉन जो अंदर बंधे होते हैं एक दूसरे से। नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन ही तो होते हैं जो चार्जेबल होते हैं, जो जिसके अंदर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है नहीं। तो परमाणु बम का नाम सुना होगा, तो परमाणु बम जब विखंडित होता है तो यही ऊर्जा जो नाभिक के अंदर संचित होती है प्रोटॉनों के कारण, यही जो ऊर्जा है वो विध्वंस करती है, यही विकराल रूप ले लेती है परमाणु बम में। तो बहुत अधिक एनर्जी होती है दो प्रोटॉनों के बीच में, यहाँ पर बहुत अधिक एनर्जी है, और वो एनर्जी कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा। और जैसे इनको मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब इनको रोका गया है कैसे न कैसे, इनको जैसे छोड़ा जाएगा तो क्या करेंगे, भागेंगे। तो जब भागेंगे तो इनके बीच जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो जैसे इनको छोड़ा गया, इनके बीच जो स्थितिज ऊर्जा इस समय U थी वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, ये उधर भागेगा, ये उधर की ओर भागेगा। और ये गतिज ऊर्जा बराबर होती है हाफ mv²। तो दोनों ही प्रोटॉन हैं, तो दोनों का द्रव्यमान सेम होगा, वेग भी इनको समान प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों पर बल बराबर बराबर लगेगा। अगर किसी का द्रव्यमान अलग अलग होता तो वेग अलग अलग मिलता। जब द्रव्यमान बराबर, दो गोले आ रहे हैं, उधर से फेंको, एक इधर से बॉल को फेंको, दोनों बॉल आकर के टकरा जाएं, और बॉल का द्रव्यमान बराबर हो तो बराबर फिर रिपल होंगी, बराबर स्पीड से रिपल होंगे। अगर एक इतने बड़ी बॉल हो, एक छोटी सी बॉल हो, उनको फेंको और टकराए तो कौन तेज जाएगी, जो छोटी वाली है वो तेज जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है, अर्थात जिसका द्रव्यमान कम होगा वो तेजी से वापस होगी। तो जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर डिपेंड करती है, दोनों पर। द्रव्यमान कम है तो वेग ज्यादा, लेकिन यहाँ द्रव्यमान बराबर है तो वेग क्या होगा, बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जब इनको मुक्त करेंगे तो जो स्थितिज ऊर्जा है टोटल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में, और प्रत्येक को गतिज ऊर्जा मिलेगी, इसको K1 और इसको K2। तो वही कहा गया है कि फिर दोनों को गतिज ऊर्जा कितनी कितनी मिलेगी, तो आधी आधी बढ़ जाएगी बस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जब दोनों प्रोटॉनों को मुक्त किया जाएगा तो कुल स्थितिज ऊर्जा दोनों को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी। दोनों को गतिज ऊर्जा के रूप में, कोई पढ़ पाएगा जो मैं लिख रहा हूं, दोनों को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी। सब लोग पढ़ लेंगे जो समझ रहे हैं। गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी अर्थात K1 प्लस K2 इक्वल टू U। अब दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर होगी तो इसको हम दोनों को लिख लें 2K। दोनों की गतिज ऊर्जा यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि K1 बराबर है K2, बराबर होंगी तो दोनों को हम 2K लिख सकते हैं। दोनों की गतिज ऊर्जा सेम थी तो 2 गुनी कर दिया बराबर U 2K। हमको ये K निकालना है कि प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, और चाहे ये ना करे तो ये कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा निकाल लें, उसको 2 भागों में बांट दें, उसको 2 से भाग कर दें, क्योंकि आधी उसको मिलेगी आधी उसको मिलेगी। तो ये थोड़ा लॉजिकल है, उसको साधारणतः आप कर सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, चार्ज वही है, प्रोटॉन ही है दोनों, इंटू 10⁻⁻19 अपान R। R कितना था 1 इंटू 10⁻10। ये चाहो तो यहीं पर कैंसिल कर दो, या फिर चलो बाद में कैंसिल करेंगे। 9 इंटू 16 और 16 का गुणा है तो याद हो गया होगा, और पावर भी यहाँ पर याद हो गई होगी, -29 आती है। यहाँ 10⁻10 ही केवल लिख सकते हो, 1 का क्या मतलब है। 2 यहाँ से हटाया तो यहाँ बटे में आ जाएगा। K इक्वल टू 9 इंटू 2 से भाग कर दो, 2 2 दूनी 4 2 8 16, पावर ये ऊपर जाएगी तो माइनस की बचेगी 19। K इक्वल टू 9 8 72 हासिल हुआ 7, 18 और 7 25 हासिल हुआ 5, 9 5 14। यहाँ पर डेसिमल लगेगा 10⁻⁻19। ये डेसिमल हम एक अंक और इधर खिसका लें, कुछ गलत, क्या गलत हो गया। 9 8 72 हासिल हुआ 7, 9 2 18 7 25 हासिल हुआ 2 और 11 होगा ना। अब सही है, ठीक। यहाँ पर डेसिमल एक अंक इधर खिसका लेते क्या आ गया 1.152 इंटू 10 की पावर, यहाँ एक प्लस हो जाएगा -18 इतने जूल। तो प्रत्येक प्रोटॉन को कितनी ऊर्जा मिलेगी, इतनी ऊर्जा मिलेगी, इतनी इसको भी मिलेगी इतनी उसको भी मिलेगी। अच्छा दूसरे कैसे कर सकते थे, ये कुछ नहीं लिखते दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा U बराबर निकाल लेते, फिर कहते हैं प्रत्येक को मिली गतिज ऊर्जा बराबर U बटे 2। बस समझ गए चीज की नहीं, मतलब उसका आधा जितनी U थी, तो वैसे दोनों का 2 गुना करके ये भी हम कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, जब एक प्रोटॉन को रोक कर केवल एक को मुक्त किया जाए, केवल एक को मुक्त किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी कुल स्थितिज ऊर्जा। कुल स्थितिज ऊर्जा अभी जो कैलकुलेट किए थे उसका चाहे 2 गुना कर दो, 9 इंटू 10 की पावर 9 1.6। फिर से कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में क्या करोगे, उसी का 2 गुना कर दोगे बस। 10 की पावर -19 अपान 10 की पावर -10 थी शायद, ये था ना, इसको कैलकुलेट कर लोगे, जितना आया था उसी का जस्ट 2 गुना कर देना। 1.15 आया था, ये हो जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -18 जूल। आप ये भी कर सकते हो, जितना भी आंसर निकाले थे एग्जाम में कुछ नहीं करोगे, सब कैलकुलेशन से कह दोगे इसकी 2 गुनी बस डायरेक्ट एक दोगे, संपूर्ण ऊर्जा एक ही को मिल जाएगी और उसी का 2 गुना कर दो बस।
ये आपका है क्वेश्चन नंबर 29 है। ये आपको समबाहु त्रिभुज दिया है, प्रत्येक की भुजा ए है और तीनों शीर्ष पर ये आवेश रखते हैं। तो इनको रखने में किया गया कार्य या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको निकालना है। तो आप बोल देंगे कि इस निकाय की रचना करने में किया गया कार्य बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दोनों बराबर होंगे। तो कहोगे निकाय या सिस्टम या तंत्र, निकाय की रचना करने में किया गया कार्य बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यही तो परिभाषा थी स्थितिज ऊर्जा की, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, वही किया गया कार्य हो जाएगा। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालोगे कैसे? हमने कहा था एक जब बहुत बड़ा सिस्टम होता है, तंत्र होता है, तो दो दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा निकाल करके सभी जोड़ ली जाती है। तो इसके बीच पहले निकालोगे 1/4 पाई, यहाँ स्पेस कम है, चलिए यहाँ पर आ जाइए, ये इक्वल का चिन्ह यहाँ पर हो गया, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इनको ले लो, अपॉन R होती है ना, A हो जाएगी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनके बीच ले रहे हैं 2Q इंटू 4Q अपॉन A, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन इनके बीच ले लीजिए Q इंटू 4Q अपॉन A। क्योंकि सभी चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव है, सभी चार्ज पॉजिटिव हैं, इस वजह से सब जगह देखो प्लस आया, अन्यथा माइनस भी हो जाता है। एक माइनस एक प्लस होता तो गुणा करते क्या आ जाता? माइनस हो जाता। सभी पॉजिटिव हैं, तो हमने कहा था जो कॉमन हो इसमें कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन हो जाएगा। अच्छा ऊपर से यहाँ से क्या कॉमन होगा? देखो Q स्क्वायर होगा ना, तो Q स्क्वायर कॉमन हो गया। नीचे से क्या कॉमन होगा? A। यहाँ से आपने Q स्क्वायर लिया, क्या बचा? 2। Q स्क्वायर लिया, क्या बचा? ये बचा ना, और यहाँ से Q स्क्वायर लिया, क्या बचा? 4। ये कितना हो गया? 14 Q स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14 Q स्क्वायर अपॉन A। यही स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी और यही कार्य यहाँ पर हो जाएगा। समझ पाए कुछ? ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये आपका समबाहु त्रिभुज नहीं है। मीन्स आपकी डिस्टेंस देखो इक्वल नहीं है, ये 2a है, ये है a, ये समबाहु नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें भी इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो U इक्वल टू कॉमन क्या हो जाएगा बताइए? 4/ε0 तो कॉमन हो ही जाएगा। अब डिस्टेंस नहीं कॉमन होगी, R सेम नहीं है, तो आप बचा क्या? Q अपॉन R सब जगह करना है केवल ना, नहीं Q1 Q2 अपॉन R। तो ये कॉमन ले लिया, यहाँ कहीं से भी शुरू कर दो, चाहे पहले ये ले लो चाहे ले लो, चलो इनको शुरू करना है। Q1 Q2 अपॉन R, समझ गए? यहाँ Q1 Q2 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा ना, Q1 Q2 अपॉन R। अब ये करेंगे इधर, माइनस का ये भी आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, अपॉन R। समझ पाए क्या? यदि इसमें क्या होता है, डिस्टेंस सेम होती तो कॉमन डिस्टेंस भी पहले ले सकते थे। अब कॉमन क्या हो रहा है? Q स्क्वायर कॉमन हो गया, नीचे से A कॉमन हो गया, बचा क्या? 1 माइनस 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A। आधा आधा जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 1/2 1 हो जाएगा ना, 1 से 1 या 0 से गुणा करोगे सब 0 इंटू 0 बराबर 0। तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 है, और जिस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं, तो कोई ये आवेश नहीं भागेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाए उसमें अगर इन सबको छोड़ दो तो ये आवेश भागेंगे नहीं, अर्थात ये इसको रिपल नहीं करेगा, ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, ये रुके रहेंगे यहीं पर। क्यों? क्योंकि इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 है, इनके पास ऊर्जा नहीं है, तो कार्य क्या करेंगे? भागेंगे क्या? समझ पा रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार। देखिए तार है जिसकी लंबाई है 10 मीटर, इसको आप D कह देंगे या इसको डेल्टा X कह देंगे। 10 मीटर
10 मीटर लंबी है और इसके बीच जो है विभव जो है वो 2 वोल्ट का है। इसके बीच जो विभवांतर है डेल्टा V इक्वल टू 1 वोल्ट। विभव प्रवणता निकालना है। विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होता है? विभव प्रवणता माइनस डेल्टा V अपान माइनस डेल्टा V1 अपान डेल्टा x कितना है 10 0.1 और इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये और माइनस साइन आंसर में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। ठीक है, किसी बुक में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस साइन के लिए रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कि जब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं तो वोल्टेज घटता है, और यहाँ पर तो दिया नहीं वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर की ओर है, समझ रहे हैं। तो ये माइनस चिन्ह आप लगाते हैं, आपको जहाँ क्लियर हो कि हम किधर चल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं, अगर क्लियर हो तो माइनस लगाइए। अगर आपको क्लियर नहीं है कि हम किधर की ओर चल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कि विपरीत दिशा में, तो इस माइनस का कोई मतलब यहाँ पर फिर नहीं रह जाता है। मतलब सूत्र में लिखेंगे, आगे हम हटा देंगे। समझ गए इस चीज को कि हम माइनस साइन तभी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन आपका है, एक कूलिज नलिका। कूलिज नलिका क्या होती है? ये जो है विभिन्न युक्तियों में यूज होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, झुंडनुमा इलेक्ट्रॉन चलते हैं। एक निर्वाचित नलिका होती है, उसमें 2 प्लेट्स होती हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव प्लेट है, इसको हम एनोड कहेंगे, और एक नेगेटिव प्लेट है, इसको हम कैथोड कहेंगे। और इस नली के बीच जो है इलेक्ट्रॉनों का झुंड चलता है, इस झुंड को हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आया है, एक बार मुझे याद है कि कूलिज नलिका क्या होती है, क्वेश्चन आया तो आप यही बताओगे, ये एक कैथोड और एनोड से बनी हुई निर्वाचित नलिका होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का झुंड चलता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर। इसमें दिया है कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर डेल्टा V कितना दिया हुआ है 200 किलो वोल्ट। ये जो केवी लिखा हो तो ये वोल्ट नहीं है, किलो वोल्ट है, आपको वोल्ट में चाहिए। तो 1 किलो वोल्ट को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, अर्थात 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा कितना 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 जीरो ये इसमें ऐड हो गए, ये वोल्टेज हो गया। उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। एनोड और कैथोड के बीच की दूरी डेल्टा x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, ये मीटर में हो जाएगा। यहाँ भी लिख लेना डेल्टा V इक्वल टू है इसके बीच 200 kV और डेल्टा x इक्वल टू है 0.2 मीटर। केवी नाम सुना होगा। विभव प्रवणता के निकालना है शायद। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। आपने एक डेरिवेशन किया था, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव प्रवणता किया था डेरिवेशन ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आया था माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x, जो रिलेशन था बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डेरिवेशन हुआ था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालना है, ये निकाल लीजिए, इसके इक्वल होती है, लिख लीजिएगा यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ जगह नहीं लिख लेना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है माइनस। अब देखिए यहाँ भी हमको नहीं पता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो जहां पर ऐसा ना पता हो फार्मूले में लिखा है, कैलकुलेशन में आप माइनस चिन्ह मत लगाइए। डेल्टा V हो गया 2 इंटू 10 की पावर 5 और डेल्टा x हो गया 0.2। डिवाइड करने के पहले 10 मिनट आएंगे, यहाँ 20 हो जाएगा, 10 आ जाएगा 10 की पावर 5, ये हो जाएगा 10 की पावर 6। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, E बराबर WF अपान Q होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम के एक आवेश, वैद्युत आवेश को, एक आवेश है Q, ये है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ये आवेश हो गया। आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पर A हो गया, ये बिंदु B हो गया, A से B की ओर ले जाया जाता है। दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल कार्य करना पड़ता है। W इक्वल टू दिया है 3.24 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल, ये कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। देखो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है d मान लो या डेल्टा x मान लो, ये है 12 सेंटीमीटर। d भी कह सकते हो, डेल्टा x भी कह सकते हो। तो इसके बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो हमको पता है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, डेल्टा V बटे डेल्टा x।
डेल्टा एक्स ज्ञात है, डेल्टा वी नहीं ज्ञात है। अब डेल्टा वी कैसे निकलेगा? इनके बीच आवेश को ले जाने में कार्य दिया है ना, तो विभवांतर निकल आएगा ना। ये सब आप यहाँ पर लिख लोगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे ए बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर, या क्वेश्चन में लिखा है दो बिंदु, तो आप लिख दोगे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा वी बराबर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू बराबर क्यू ही होता है, तो डब्ल्यू दिया है 3.24 इंटू 10⁻⁴ एंड क्यू है 3 इंटू 10⁻⁸। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जाए 3, डेल्टा 24। ये पावर ऊपर ले जाओगे 4 प्लस बचेगी ना, ऊपर जाकर 8 प्लस की हो जाएगी, तो इतने वोल्ट आपका आ गया, ये वोल्टेज ये आ गया। अब आपको ई निकालना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर विभव आ गया है 1.08 इंटू 10⁴ और डेल्टा एक्स 12 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो चलो 10⁻⁻² कर लो। देखो चाहे तो इसको आप डेसिमल 12 लिख सकते हो, ये मीटर, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और पावर में लिखने से कैलकुलेशन आसान रहती है, डेसिमल से डेसिमल हटाना पड़ेगा, 12 से भाग होगा। पहले तो देखो हम क्या करें, कैलकुलेशन कैसे आसान बनाए। डेसिमल को अगर यहाँ से हम यहाँ ले आए तो उधर कितने अंक खिसकाया? 2 अंक, तो यहाँ पर क्या होगी? 2 पावर माइनस हो जाएगी, केवल कितनी पावर बचेगी? 2 बचेगी। 12 इंटू 10⁻, ये -2 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? +2। अब तो भाग हो जाएगा ना, 10⁴ 12 9 108 होता है ना, तो ये हो गया इतना न्यूटन प्रति कूलम। कैलकुलेशन भी कठिन नहीं है, यहाँ पर आसान है।